बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज के लेक्चर में जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो है लेबर यूनियन। दो टॉपिक फर्दर और डिस्कस करेंगे, कलेक्टिव बार्गेनिंग और कन्फ्लिक्ट को। अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लेबर यूनियन को डिस्कस करते हैं। जब भी किसी ऑर्गेनाइजेशन के वर्कर या एम्प्लॉय कलेक्टिवली काम करते हैं या कलेक्टिवली एक्ट कर रहे होते हैं, बेसिकली अपने राइट को, अपने म्यूचुअल इंटरेस्ट को प्रमोट करने के लिए और प्रोटेक्ट करने के लिए, तो हम कहते हैं कि वो एज ए यूनियन काम कर रहे होते हैं। अपने राइट या इंटरेस्ट को या प्रोटेक्ट या प्रमोट वो कलेक्टिव बार्गेनिंग के थ्रू कर रहे होते हैं। कलेक्टिव बार्गेनिंग को हम आगे डिस्कस करते हैं कि ये क्या होती है। यूनियन हम किनको कहेंगे? हमने कहा जब डिफरेंट वर्कर्स या एम्प्लॉयज they work together, they act together. For what purpose? To protect and promote their mutual interest or right. और तो उसे हम कहेंगे क्या काम, यूनियन क्या कहेंगे? ये यूनियन है। आपने अक्सर डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन में सुना होगा कि वहाँ पे यूनियन काम करती है। तो बेसिकली उनका क्या पर्पस होता है? उनका पर्पस जो यूनियन के मेंबर्स होते हैं या जो मेंबर्स नहीं भी होते, उनके राइट को प्रोटेक्ट करना, उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना है, ताकि ऑर्गेनाइजेशन उनके साथ फेयर ट्रीटमेंट करे, कोई ज्यादती ना हो किसी पर्सन के साथ। यूनियन किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के डिफरेंट डिपार्टमेंट पे उसका इम्पैक्ट होता है। एचआर डिपार्टमेंट की अगर इम्पैक्ट की बात करें तो एचआर पॉलिसीज़ को शेप आउट करने में इसका तो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है। एचआर पॉलिसीज़ पे बहुत ज़्यादा इफेक्टकारी होती है। वो ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे यूनियन होती हैं, वो डिफरेंटली काम करती हैं, उनकी पॉलिसीज जो बनाई जाती हैं वो उन ऑर्गेनाइजेशन से थोड़ा डिफरेंट होती हैं जहाँ पे यूनियंस काम नहीं कर रही होती। नॉर्मली जहाँ पे यूनियन काम नहीं करती वहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन अपनी एचआर पॉलिसीज़ को एफिशिएंसीज के बेस पे डेवलप कर रही होती हैं। जो जितना एफिशिएंटली इफेक्टिवली करेगा उस वैसे ही रिवॉर्ड किया जाएगा, वैसे ही उसका कंपनसेट किया जाएगा। बट जब हम कहते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन या मैनेजमेंट पे यूनियन का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है या यूनियन ऑर्गेनाइजेशन में प्रिवेल कर रही होती हैं, तो बेसिकली वहाँ पे जब एचआर पॉलिसीज़ बनाई जाती हैं तो वो जो मेंबर्स होते हैं यूनियन के, उनको कंसीडर किया जाता है, उनको प्रेफरेंस दी जाती है। पॉलिसीज़ में डिफरेंट एरियाज में उनको प्रेफरेंस दी जाती है। जैसे उनको ज़्यादा पे किया, उनकी पे नॉर्मली ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू उन ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी के जहाँ पे यूनियन काम नहीं कर रही होती। उनकी जॉब सिक्योरिटी ज़्यादा होती है। जो यूनियन के साथ एसोसिएटेड लोग होते हैं या एम्प्लॉयज़ जो एसोसिएटेड होते हैं, अगर उन्हें मैनेजमेंट या एडमिनिस्ट्रेशन के किसी एक्शन से कोई प्रॉब्लम है तो वो उसका इजहार करके कर सकते हैं, एज़ कम्पेयर टू उन ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे यूनियन काम नहीं कर रही होती। और यूनियन के जो एम्प्लॉयज़ होते हैं, यूनियन खुद भी जब वर्किंग रूल डेवलप किए जा रहे होते हैं या बनाए जो रूल्स डेवलप कर लिए गए होते हैं एम्प्लॉयज़ के लिए, उनमें भी वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। कोई रूल्स ऐसा है जो उन्हें अगेंस्ट लगता है तो वो एचआर को पॉलिसीज़ को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, एम्प्लॉयर को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं कि वो पार्टिकुलर रूल को चेंज करें। यूनियन के ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं? बेसिकली जो यूनियन बनती है उनका पर्पस क्या होता है, क्या चीज़ें प्रोटेक्ट करनी होती हैं एम्प्लॉयज़ की। तो डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स होते हैं किसी भी लेबर या यूनियन के। सबसे पहले इसका पर्पस ये होता है कि जो मेंबर हैं इसके यूनियन के, उनके लिविंग स्टैंडर्ड को इम्प्रूव करना, सिक्योर करना, उनके इकोनॉमिक स्टेटस को इम्प्रूव करना। बेसिकली वो कैसे हो सकता है? हमने कहा ऑब्वियसली जब उनकी वो पे डिमांड करेंगे, डिफरेंट बेनिफिट एडवांटेज डिमांड करेंगे ऑर्गेनाइजेशन से, ताकि उनके लिविंग स्टैंडर्ड को इम्प्रूव कर सके और उनके इकोनॉमिक स्टेटस को बेटर कर सके। नॉर्मली ये ऑब्जेक्टिव जो यूनियन होती है ये सिर्फ अपने ज़्यादातर अपने मेंबर्स जो उसके होते हैं उनके लिए वो डिमांड कर रही होती है। सेकेंड इसका जो ऑब्जेक्टिव वो है सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, जॉब सिक्योरिटी। नॉर्मली अगर पॉसिबल हो तो वो गारंटी प्रोवाइड करते हैं कि अगर मार्केट चेंज हो रही है, फ्लक्चुएशन आ रही है, यानी कंपनी की प्रोडक्ट अब मार्केट में सेल नहीं हो रही,
प्रोडक्ट कंपनी की कम सेल हो रही है, तो मैनेजमेंट का नेक्स्ट क्या डिसीजन होगा? ऑब्वियसली यही डिसीजन होगा ना कि अब वर्कर की तादाद कम कर दी जाए, अब चीज़ें कम बनाई जाए, ज़्यादातर एम्प्लॉयज़ को निकाल दिया जाए। तो बेसिक मार्केट में अगर कोई फ्लक्चुएशन होती है, या सपोज अगर टेक्नोलॉजी ही चेंज हो जाती है चीज़ों को बनाने की, आप नई मशीनरी लगा लेते हो, आपके वर्कर जो पहले काम कर रहे हैं, हमने कहा वो तो उस मशीन पे काम नहीं कर सके जो मैनुअली काम करते थे, इसका मतलब है आपको उनको निकालना पड़ेगा। या अगर कोई मैनेजमेंट और डिसीजन लेती है कुछ एम्प्लॉयज़ को ले ऑफ करने का, उनको निकालने का, उनके अगेंस्ट उनको प्रोटेक्शन या सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं कि किसी भी यूनियन मेंबर को नहीं निकाला जाएगा। इन तमाम जो ये बेसिकली थ्रेट्स हैं जो ऑर्गेनाइजेशन फेस करती है, या कॉन्टीजेंसीज है, यानी मार्केट चेंज हो रही है, फ्लक्चुएशन हो गई, टेक्नोलॉजी चेंज आ गया, या मैनेजमेंट ने कोई डिसीजन कर लिया एम्प्लॉयज़ को निकालने का, तो उनके अगेंस्ट प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना भी इसके ऑब्जेक्टिव में शामिल होता है अपने मेंबर्स को। टू इन्फ्लुएंस पावर रिलेशंस इन द सोशल सिस्टम इन वेज दैट फेवर एंड डू नॉट थ्रेटन यूनियन गेन्स एंड गोल। अपने गेम्स और गोल को प्रोटेक्ट करने के लिए डिफरेंट पावर यूज़ कर सकती हैं ऑर्गेनाइजेशन यूनियंस जो होती हैं। इनका काम, जैसे भी हमने बात की, अपने मेंबर्स को तो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना ही है, उनके लिविंग स्टैंडर्ड को बेटर करना है। ये उनके एडवांसमेंट के लिए भी, वेलफेयर के लिए भी काम करते हैं, जो इसके मेंबर हों या ना हो, उनकी वेलफेयर के लिए भी काम करना इनका ज़रूरी होता है। ऑर्गेनाइजेशन की डिफरेंट पॉलिसीज़ और प्रैक्टिस के जो प्रैक्टिसेस होती हैं वर्क प्लेस में, वो जो इनको लग रहा होता है कि इनके अगेंस्ट है, पार्टिकुलर क्लास के अगेंस्ट है, तो उनके अगेंस्ट भी प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहे होते हैं। अपने ये तमाम ऑब्जेक्टिव्स जो यूनियन होती है उनको अचीव करने के लिए यूनियन नॉर्मली ये कंसिडर करती हैं कि कंटिन्यूस बेसिस पे यूनियन की ग्रोथ भी होती रहे और पावर भी उनको अटेन होती है। ग्रोथ मीन कि उनके मेंबर्स की तादाद बढ़ती रहे, जितने ज़्यादा उनके मेंबर्स होंगे या उनकी तादाद इंक्रीज़ करेगी, उतनी ज़्यादा उनकी ग्रोथ, उसको ग्रोथ कंसिडर करते हैं। पावर का यहाँ पे मतलब यह है कि जो कंट्रोल वो अपनी मैनेजमेंट पे एक्सर्ट कर सकते हैं, वो नॉर्मली तभी ज़्यादा होगी जब उनके मेंबर्स की तादाद ज़्यादा होगी, उतना ही ज़्यादा उन पे अपनी मैनेजमेंट पे इन्फ्लुएंस डाल सकेंगे या प्रेशर डाल सकेंगे या कंट्रोल एक्सर्ट कर सकेंगे। अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि यूनियंस क्यों बनती हैं, वो कौन से फैक्टर हैं जो एम्प्लॉई को अर्ज करते हैं कि वो पार्टिकुलर यूनियन का पार्ट बने या यूनियन को बनाए। हमने कहा डिफरेंट टाइप के फैक्टर्स होते हैं जो यूनियन के ओरिजिन में रोल प्ले कर रहे होते हैं। सबसे पहले है वर्किंग इन्वायरमेंट। वर्किंग इन्वायरमेंट में डिफरेंट चीज़ें हो सकती हैं, जैसे आपका स्टाफ इनएडुकेट है, जैसे इनएडुकेट स्टाफ का मतलब ये है कि 20 लोगों का काम आप 10 लोगों से ले रहे हो, तो ये भी एम्प्लॉयज़ को लगता है कि आप उनके साथ ज़्यादती कर रहे हो, तो वो अल्टीमेटली एक यूनियन की तरफ मूव करना स्टार्ट करते हैं कि जो उनके राइट को प्रोटेक्ट कर सके, उन्हें हेल्प आउट कर सके उनके गोल्स को अचीव करने में। मैंडेटरी ओवर टाइम, यानी उन्होंने अगर कोई एम्प्लॉई ओवर टाइम नहीं भी करना चाह रहा लेकिन ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से ये फोर्स्ड है कि वो ओवर टाइम लगाएंगे। पुअर वर्किंग कंडीशन है, आपकी वर्किंग कंडीशंस अच्छी नहीं है, इन्वायरमेंट अच्छा नहीं है, तो हमने कहा ये चीज़ें, ये वो फैक्टर्स हैं जो यूनियन बनाने की तरफ अहम रोल प्ले करते हैं। सेकेंड फैक्टर है कंपनसेशन। आप जो इन्हें पे प्रोवाइड करते हो वो अकॉर्डिंग टू द मार्केट नहीं है। बेनिफिट जो प्रोवाइड कर रहे हैं या पे जो आप इनकी पे इंक्रीज कर रहे हो, वो आप एक तो हमने कहा बेनिफिट आप प्रॉपर प्रोवाइड नहीं कर रहे हो, तो दूसरा जो पे रेज है जो उनमें इंक्रीज आप कर रहे हो वो जस्टिस की बेसिस पे नहीं है, इक्विटेबल नहीं है, इनइक्विटेबल है, तो हमने कहा फिर भी वो उस तरफ मूव कर जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास मैनेजमेंट स्टाइल। मैनेजमेंट ऐसी है कि आए दिन अपना डिसीजन चेंज करती रहती है। एम्प्लॉई इतने खौफजदा रहते हैं कि वो अपने जो उनका पॉइंट ऑफ व्यू है वो मैनेजमेंट को ना बता पाएँ, या मैनेजमेंट अपने एम्प्लॉई को प्रॉपर अप्रिसिएशन प्रोवाइड नहीं करती, परफॉर्मेंस अप्रेजल इतनी ज़्यादा प्रोवाइड नहीं करती। तो हमने कहा ये चीज़ें भी मूव करती हैं कि एम्प्लॉय किसी पार्टिकुलर यूनियन का पार्ट बन जाए। देन है ऑर्गेनाइजेशन ट्रीटमेंट।
इसमें डिफरेंट चीज़ें हो सकती हैं, यानी जॉब की कोई सिक्योरिटी नहीं है, एम्प्लॉय को हर वक्त फेयर लगा रहता है कि आज नहीं तो कल ऑर्गेनाइजेशन मुझे काम से निकाल देगी। जब ये खौफ बहुत ज़्यादा प्रिवेल करने लगे तो एम्प्लॉय इनसिक्योर हो जाएगा और किसी भी पार्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन यूनियन का पार्ट बनने की तरफ चला जाएगा, या डिसिप्लिन अनफेयर है, पॉलिसीज फेयर नहीं है, एम्प्लॉय को हरास किया जाता है, या अगर वो कंप्लेन करता है तो उसको रिस्पॉन्स नहीं करते, तो हमने कहा ये फैक्टर मिलके एम्प्लॉय को किसी पार्टिकुलर यूनियन का पार्ट बनाने में रोल प्ले करते हैं, ताकि जब एम्प्लॉय को लगेगा कि ये पार्टिकुलर यूनियन तो मेरा पैगाम कन्वे करेगी ना, मेरा मैसेज कन्वे करेगी मैनेजमेंट को, तो वो उसका पार्ट बनना ज़्यादा पसंद करता है। और क्वेश्चन ये होता है कि वो फैक्टर्स थे जिन्होंने यूनियन की तरफ एम्प्लॉय का रुझान किया, या ये वो फैक्टर्स थे जो भी हमने डिस्कस किए जिनकी बेस पे कोई यूनियन बनाई जाती है, जब ये सारे फैक्टर्स प्रिवेल कर रहे हों। अब एम्प्लॉय यूनियन बन गई, पार्टिकुलर एम्प्लॉय क्यों ऑर्गेनाइजेशन यूनियन ज्वाइन करते हैं, सॉरी एम्प्लॉय या इंडिविजुअल डिफरेंट रीज़न की वजह से यूनियन ज्वाइन करते हैं, और हमने कहा ये रीज़न टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती हैं, इवॉल्व होती रहती हैं। यूनियन बेसिकली क्या है, अभी हमने डिस्कस किया था, यूनियन क्या है कि ऑर्गेनाइजेशन है जो एम्प्लॉय के इंटरेस्ट को, उसके राइट को मैनेजमेंट के सामने रिप्रेजेंट करती है। उसके इंटरेस्ट डिफरेंट बेसिस की डिफरेंट इश्यूज पे हो सकते हैं, जैसे वेज से रिलेटेड इशू इंटरेस्ट हो सकता है, वर्किंग आवर्स से रिलेटेड, वर्किंग कंडीशन से रिलेटेड, इन तमाम इशू से रिलेटेड यूनियन उसके मैटर मैनेजमेंट तक कन्वे करती है। एम्प्लॉय नॉर्मली हमने कहा कि क्योंकि वो अपनी जॉब से सेटिस्फाइड नहीं होते हैं, उन्हें लगता है कि उनकी मैनेजमेंट उनकी बात नहीं सुनती, उन्हें रिकॉग्निशन नहीं देती, उनके पास पावर नहीं है, तो उन्हें अल्टीमेटली सोल्यूशन क्या नज़र आता है कि वो किसी यूनियन का पार्ट बन जाए, कोई यूनियन ज्वाइन कर ले। डिफरेंट रीजंस अभी हमने बात की यूनियन को ज्वाइन करने की होती है। सबसे पहले है कि रीज़न या फैक्टर जिसकी बेस पे एम्प्लॉय यूनियन ज्वाइन करते हैं, दैट इज डिससेटिस्फैक्शन विद द मैनेजमेंट। यूनियन क्या करती है, ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी पार्टी को प्रॉब्लम देखती है, अपने जो मेंबर्स होते हैं उनके एडवांटेज को देखती है या उनके इंटरेस्ट को देखते हुए उस पार्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करती है। एम्प्लॉय अपनी मैनेजमेंट या ऑर्गेनाइजेशन से डिफरेंट बेसिस या डिफरेंट फैक्टर्स की बेस पर डिससेटिस्फाइड हो सकते हैं। सबसे पहला है कंपनसेशन। अगर एम्प्लॉय अपनी वेज के साथ डिससेटिस्फाइड है, उनको लगता है कि जो पे उनको मिलती है वो बहुत कम है, उनका लिविंग स्टैंडर्ड बहुत लो है इसकी वजह से, तो वो नॉर्मली क्या करेंगे, वो किसी यूनियन का पार्ट बन जाएंगे, क्योंकि वो कंसिडर करते हैं कि यूनियन उन्हें हेल्प आउट करेगी उनके लिविंग स्टैंडर्ड को इम्प्रूव करने में, क्योंकि यूनियन के जो मेंबर्स होते हैं नॉर्मली उनकी वेजेस ज़्यादा होती हैं, उनकी पे ज़्यादा होती है, तो वो उसका पार्ट बनना पसंद करते हैं। सेकेंड है जॉब सिक्योरिटी। जैसे अभी हमने बात की थी आगे कि कुछ ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज़ को जॉब की बिल्कुल सिक्योरिटी नहीं होती, यानी वो उन्हें हर वक्त यही फेयर लगा रहता है कि अभी उनकी ऑर्गेनाइजेशन उन्हें जॉब से निकाल देगी। तो जो यूनियन के वर्कर्स होते हैं उनकी जॉब एज, जैसे अभी हमने ऑब्जेक्टिव्स में पढ़ा था, उनकी जॉब सिक्योर्ड होती है एज कम्पेयर टू उन एम्प्लॉयज़ के जो यूनियन का पार्ट नहीं होते हैं। तो जॉब सिक्योरिटी के लिए भी जो होते हैं एम्प्लॉय या वर्कर, वो किसी यूनियन का पार्ट बन जाता है, कोई यूनियन ज्वाइन कर लेते हैं। फिर नेक्स्ट, मैनेजमेंट एटीट्यूड। कुछ ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट के जो एक्शन बड़े अनप्रिडिक्टेबल होते हैं। मैनेजमेंट को एम्प्लॉय की नीड से कोई कंसर्न नहीं होता। अगर इन्वायरमेंट चेंज होगा, टेक्नोलॉजी चेंज हो या मार्केट फ्लक्चुएट कर जाए तो अपने एम्प्लॉयज़ को निकाल देती है फ़ौरन। तो एम्प्लॉय को लगता है कि जब मैनेजमेंट अनप्रडिक्टेबल है, उसकी पॉलिसीज़ ऐसी हैं, तो वो नॉर्मली उसको पता होता है कि वो जॉब से रिलेटेड जो उसके मैटर्स होंगे वो उनमें कोई उसका इन्फ्लुएंस नहीं चलेगा, वो पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा, कंपनी जब चाहे उसे निकाल देगी। तो वो क्या करेगा, नॉर्मली किसी यूनियन को ज्वाइन करेगा, उसका पार्ट बनना पसंद करेगा। नेक्स्ट है हमारे पास सोशल आउटलेट। बहुत से ऑर्गेनाइजेशन को या लोगों की सोशल नीड्स बहुत ज़्यादा होती हैं, वो लोगों के साथ मिलना जुलना, सोशल एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करना, वो उन्हें बहुत अच्छा लगता है। तो दैट्स वाई के क्योंकि यूनियन ऐसे बहुत सी सोशल एक्टिविटीज़ को स्पॉन्सर कर रही होती है, तो वो यूनियन का पार्ट बन जाते हैं इन तमाम एक्टिविटीज़ से बेनिफिट लेने के लिए। नेक्स्ट है हमारे पास अपॉर्चुनिटी फॉर लीडरशिप।
सम टाइम जो एम्प्लॉयर होता है वो भी जो यूनियन लीडर्स होते हैं उनको मैनेजमेंट पोजीशन दे देते हैं सुपरवाइज़र की, ताकि उन्हें ये होता है कि क्योंकि लीडर की बात या एज अ जो यूनियन लीडर होता है उसकी बात बहुत ज़्यादा सारे एम्प्लॉयज़ ऑलमोस्ट मान रहे होते हैं, तो उसको मैनेजरियल रैंक देने का पर्पज़ ये होता है कि ऑर्गेनाइजेशन का काम रुके नहीं, इफेक्टिवली चलता रहे। देन आता है फोर्स्ड यूनियनाइजेशन। कुछ ऑर्गेनाइजेशन में ये रूल होता है कि उन्हें यूनियन को मस्ट ज्वाइन करना है। नॉर्मली इलीगल होता है मैनेजमेंट के लिए कि किसी इंडिविजुअल को रिक्वायर करे कि कोई पार्टिकुलर यूनियन ज्वाइन कर ले जॉब से पहले। नॉर्मली जॉब के बाद तो आप ज्वाइन कर लेते हो, जॉब से पहले, एम्प्लॉयमेंट स्टार्ट करने से पहले ये ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से आप कह लें बाइंडिंग होती है कि उन्हें उसको ज्वाइन करना होता है। नेक्स्ट है पीयर प्रेशर। नॉर्मली हम क्या करते हैं या एम्प्लॉयज़ क्या करते हैं, कोई पार्टिकुलर यूनियन सिंपली किस वजह से ज्वाइन कर रहे होते हैं क्योंकि जो उनके साथ लोग काम कर रहे हैं, उनके कोलीग काम कर रहे होते हैं, वो उन्हें अर्ज कर रहे होते हैं, परसू कर रहे होते हैं कि आप ये पार्टिकुलर यूनियन ज्वाइन कर लो, आपकी पे भी अच्छी हो जाएगी, आपको और भी बहुत से बेनिफिट मिलेंगे। तो वो सिंपली अपने पीयर्स के या अपने कोलीग्स के कहने पे पार्टिकुलर यूनियन ज्वाइन कर लेते हैं। यूनियन की अगर टाइप्स की बात करें, नॉर्मली 2 टाइप की यूनियन होती है, एक लोकल यूनियन है, सेकेंड वन इज इंटरनेशनल यूनियन। लोकल यूनियन हमने कहा वो यूनियन जो किसी पार्टिकुलर इंडस्ट्री, क्राफ्ट या ट्रेड इंडस्ट्री, उसके वर्कर के राइट को प्रोटेक्ट कर रही होती है, इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर रही होती है, उसे लोकल यूनियन कहते हैं। क्राफ्ट यूनियन क्या है कि हमने कहा वो यूनियन जो अपने मेंबर्स के इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट कर रही होते हैं, जो नॉर्मली किसी क्राफ्ट में स्पेशलाइज्ड होते हैं, जैसे प्लम्बिंग एंड पाइप फिटिंग। हमने कहा ये क्राफ्ट है, तो अगर कोई पार्टिकुलर यूनियन इनको रिप्रेजेंट कर रही होगी तो उसे क्राफ्ट यूनियन कहेंगे। इंडस्ट्रियल यूनियन जो नॉर्मली सेमी स्किल्ड और अनस्किल्ड वर्कर को रिप्रेजेंट कर रही होती है, उन्हें इंडस्ट्रियल यूनियन कहते हैं। जैसे सपोज अगर पेपर इंडस्ट्री में कुछ लोग काम कर रहे हैं, हमने कहा इंडस्ट्री के अंदर जो लोग काम कर रहे थे वो सेमी स्किल्ड होते हैं, तो हमने कहा अगर कोई यूनियन उनको रिप्रेजेंट करेगी तो उसे इंडस्ट्रियल यूनियन कहेंगे। इंटरनेशनल यूनियन ये फेडरेशन होती है लोकल यूनियन की। नॉर्मली इंटरनेशनल यूनियन क्या होता है, ये एज अ पेरेंट काम कर रहे होते हैं लोकल यूनियन के। अब बात करते हैं कि यूनियन का एचआरएम की एक्टिविटीज पे क्या इम्पैक्ट पड़ा होता है, ये कौन सी पॉलिसीज या किन एरियाज को एचआर के अफेक्ट कर रही होती हैं यूनियन। नॉर्मली जो एचआर में पॉलिसीज डिवेल्प की जाती हैं वो एफिशिएंसीज के बेस पे पॉलिसीज बनाई जाती हैं, लेकिन जब किसी ऑर्गेनाइजेशन में कोई यूनियन काम कर रही हो तो पॉलिसीज़ में नॉर्मली उन लोगों को या एम्प्लॉयज़ को विच आर द पार्ट ऑफ द यूनियन उनको प्रेफरेंसेस दी जाती है। सबसे पहले जिस एरिया या फंक्शन का ये इफेक्ट कर रही होती है उसमें स्टाफिंग में नॉर्मली ये इस चीज़ को यूनियन इम्पैक्ट करती है कि अगर कोई पार्टिकुलर वैकेंसी फिल हुई है, वैकेंट हुई है सॉरी, तो उसको कैसे फिल करना है, किन बेसिस पे वो फिल की जाएगी, इस पर यूनियन इम्पैक्ट कर रही होती है। एम्प्लॉय डेवलपमेंट में हमने बात की थी कि एम्प्लॉय को उसकी परफॉर्मेंस जब अवेल्यूएट करते हैं तो उसकी बेसिस पर डिसाइड करते हैं कि ट्रेनिंग रिक्वायर्ड है कि नहीं है। तो वो ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे यूनियन काम कर रही होती है वहाँ पे परफॉर्मेंस एवेल्यूएशन ही नॉर्मली की जाती है। अगर परफॉर्मेंस एवेल्यूएट करोगे दैट मीन आप एफिशिएंसी की बेस पे काम कर रहे हो, तो यूनियन ऐसा होने नहीं देती। तो नॉर्मली ट्रेनिंग प्रोग्राम वहाँ पे चलते रहते हैं, लेकिन परफॉर्मेंस एवेल्यूएशन का कॉन्सेप्ट वहाँ पे बहुत कम होता है। देन है कंपनसेशन। नॉर्मली वो लोग जो यूनियन का पार्ट होते हैं उनकी पे ज़्यादा होती है, 10 to 20% ज़्यादा होती है उन लोगों से। हमने कहा जो यूनियन का पार्ट या एम्प्लॉय यूनियन के पार्ट नहीं होते हैं उनसे इनकी पे ज़्यादा होती है। नॉर्मली जिन फॉर्म या ऑर्गेनाइजेशन में यूनियन सिस्टम होता है वहाँ पे मेरिट पे प्लान यूज़ नहीं करते। देन है एम्प्लॉय रिलेशन। जिन ऑर्गेनाइजेशन में, क्योंकि हमने कल यूनियन काम कर रही होती है, वहाँ पे जो एम्प्लॉयज़ को बहुत स्पेसिफिक राइट हासिल होते हैं। कलेक्टिव बार्गेनिंग के थ्रू एम्प्लॉय उन रूल्स में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, उन रूल को डेवलप कर सकते हैं, वर्किंग रूल को बेसिकली जो उनकी जॉब को अफेक्ट कर रहे होते हैं, उनके पास राइट होता है उनमें पार्टिसिपेट करने का, रूल की डेवलपमेंट में पार्टिसिपेट करने का। ये तो था टॉपिक यूनियंस क्या होती हैं, क्यों डेवलप की जाती हैं, टाइप्स क्या आती हैं, इम्पैक्ट क्या होता है उसका।
अब एक और टॉपिक हम डिस्कस करते हैं, वो है कलेक्टिव बार्गेनिंग। इसी से रिलेटेड है। कलेक्टिव बार्गेनिंग बेसिकली सिस्टम है जिसमें मैनेजमेंट और यूनियन के जो मेंबर्स होते हैं वो निगोशिएट कर रहे होते हैं डिफरेंट वर्क रूल डिवेल्प करने पे। यानी डिफरेंट वर्क रूल वो उनके पे से रिलेटेड हो सकते हैं, वर्किंग आवर से रिलेटेड हो सकते हैं, वर्किंग कंडीशन से रिलेटेड हो सकते हैं। जब यूनियन और मैनेजमेंट आपस में उन रूल्स पे निगोशिएट करती है तो उसे हम कलेक्टिव बार्गेनिंग का नाम देते हैं। मैनेजमेंट का कोई आदमी और हमने कहा कि यूनियन का जो भी लीडर होगा या हेड होगा जो रिप्रेजेंट कर होगा यूनियन को, वो किसी आपस में मिलते हैं, डिफरेंट एस्पेक्ट पे वो डिस्कस करते हैं। वेज हो गया, वर्किंग से रिलेटेड, एम्प्लॉयमेंट कंडीशन से रिलेटेड, वो आपस में निगोशिएट करते हैं, एग्रीमेंट निगोशिएट होता है, या कोई भी क्वेश्चन अगर राइज वहाँ पे होता है तो रिटन कॉन्ट्रैक्ट उनके दरमियान इनकॉर्पोरेट हो रहा होता है, किसी पार्टिकुलर प्रॉब्लम को वो सॉल्व कर रहे होते हैं। वो बार्गेनिंग स्ट्रक्चर्स की फॉर्म की बात करें या यूनियन मैनेजमेंट की फॉर्म की बात करें तो नॉर्मली 4 तरह का मेजर स्ट्रक्चर्स होते हैं इनमें, जिसमें एक कंपनी सिंगल यूनियन के साथ डील कर रही होती है, यानी एक ही यूनियन होती है। डिफरेंट कंपनी एक यूनियन के साथ डील कर रही होती है, यूनियन एक है लेकिन वो डिफरेंट कंपनीज के एम्प्लॉयज़ के साथ क्योंकि एसोसिएटेड होते हैं तो डिफरेंट कंपनीज उसे एक पार्टिकुलर यूनियन के साथ डील कर रही होती है। फिर नेक्स्ट फॉर्म क्या हो सकती है कि हमने कहा डिफरेंट यूनियन एक कंपनी के साथ डील कर रही हैं। एक कंपनी में तो भी डिफरेंट यूनियंस हो सकती हैं, एक से ज़्यादा, तो हमने कहा वो कंपनी के साथ डील कर रही हैं, या डिफरेंट कंपनी डिफरेंट यूनियन के साथ डील कर रही होती हैं। तो ये डिफरेंट स्ट्रक्चर्स होते हैं बार्गेनिंग के, निगोशिएशन के, मैनेजमेंट और यूनियंस के दरमियान, जिसके थ्रू एम्प्लॉयज़ यूनियन लीडर एम्प्लॉयज़ के इंटरेस्ट, म्यूचुअल इंटरेस्ट और राइट को प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं, मैनेजमेंट तक उनका मैटर कन्वे कर रहे होते हैं। कलेक्टिव बार्गेनिंग प्रोसेस की अगर बात करें, बार्गेनिंग प्रोसेस पे डिफरेंट इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर दोनों अफेक्ट करते हैं नॉर्मली। स्टेप्स की बात करें, जो फर्स्ट स्टेप बार्गेनिंग में इन्वॉल्व होता है वो है प्रिपेयरिंग फॉर निगोशिएशन। ये स्टेप नॉर्मली एक्सटेंसिव होता है, ऑनगोइंग स्टेप होता है दोनों के लिए, मैनेजमेंट के लिए भी और यूनियन के लिए भी। अच्छा, कलेक्टिव बार्गेनिंग प्रोसेस जब कंप्लीट हो जाता है नॉर्मली तो एक डॉक्यूमेंट होता है जिसे हम लेबर एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट का नाम देते हैं। फर्स्ट स्टेप कंप्लीट करने के बाद यानी निगोशिएशन के लिए प्रिपरेशन करने के बाद जो इसमें बेसिकली प्रिपरेशन में नॉर्मली इशू को जो इशू निगोशिएट करना होता है उसको डिटर्मिन किया जाता है। डिफरेंट टाइप के बार्गेनिंग इशू हो सकते हैं, मैनिडेटरी भी हो सकते हैं यानी जो वेजेस पे वर्किंग कंडीशन से रिलेटेड होते हैं, परमिसिव भी हो सकते हैं, और जो लॉ से प्रोहिबिटेड बार्गेनिंग इशू भी हो सकते हैं। निगोशिएशन बेसिकली स्टार्ट होती है जब कोई ना कोई पार्टी अपनी डिमांड प्रेजेंट करती है, दोनों साइड्स पे हो सकती हैं, या यूनियन अपनी डिमांड प्रेजेंट कर सकती है और मैनेजमेंट भी अपनी डिमांड प्रेजेंट कर सकती है। बेसिकली गिव एंड टेक रिलेशनशिप होता है उनके दरमियान। निगोशिएशन में ब्रेकडाउन हो सकते हैं, मैनेजमेंट और जो लेबर पार्टी या यूनियंस होती हैं दोनों ट्राई कर रही होती हैं एक दूसरे को अपना पॉइंट ऑफ व्यू समझाने के लिए, कन्विंस करने के लिए अपनी साइड पे नॉर्मली। अगर दोनों ही मतलब एक दूसरे को अपना पॉइंट कन्वे नहीं कर पाती या पॉइंट से नहीं हट पाती तो थर्ड पार्टी को भी इन्वॉल्व कर लिया जाता है, थर्ड पार्टी इंटरवेंशन कहते हैं। आर्बिट्रेटर हो गया या मीडिएशन का रोल जो प्ले कर रहा होता है। नॉर्मली अगर तब भी काम नहीं चलता तो जो यूनियन वगैरह होती है वो मैनेजमेंट पे बहुत ज़्यादा प्रेशर भी एक्सर्ट करती है डिफरेंट वेज में। आपने अक्सर सुना होगा एम्प्लॉयज़ ने बायकॉट कर दिया या स्ट्राइक्स हो गई किसी पार्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में, तो नॉर्मली क्या कब होती हैं जब एम्प्लॉयज़ अपनी मैनेजमेंट से कोई बात मनवाना चाह रहे हो, मैनेजमेंट नहीं मानना चाह रही, उन पर प्रेशर डालने के लिए वो या बायकॉट कर देंगे या स्ट्राइक कर देंगे। स्ट्राइक क्या है कि जब नॉर्मली एम्प्लॉय के जो फर्म के एम्प्लॉई हैं वो काम करना से इनकार कर दें, वो कहें कि हम ऑर्गेनाइजेशन में काम ही नहीं करते, वो छुट्टी पे चले गए, बैठ जाए, फ्री बैठे रहे। और बायकॉट यह होगा कि वो कंपनी की प्रोडक्ट यूज़ करने से इनकार कर दें, उनको यूज़ ही ना करें, क्योंकि अपने का जो ऑर्गेनाइजेशन में प्रोडक्ट बन रही होती है उसके एम्प्लॉयज़ भी बहुत ज़्यादा पार्ट उसका ख़रीद रहे होते हैं।
एज अ कंज्यूमर अगर वो उसको यूज़ करने से इनकार कर जाए हमें तो फिर भी कंपनी के लिए लॉस है। ये कंपनी में प्रेशर डालने का तरीका होता है नॉर्मली। किसी भी कंपनी में बाइकआउट हुआ है या स्ट्राइक्स हुई है तो नॉर्मली वो मैनेजमेंट और एम्प्लॉय के दरमियान कुछ ना कुछ इशू चल रहा होता है और उसको रिजॉल्व करने के लिए या प्रेशर डालने के लिए एम्प्लॉय काम कर रहे होते हैं। आखिरकार मैनेजमेंट और यूनियन किसी ना किसी पॉइंट पे कन्विंस हो जाती हैं, उस पार्टिकुलर पॉइंट के लिए वो रूल डिफाइन कर लेती हैं, कॉन्ट्रैक्ट डिफाइन कर लेती हैं। उस कॉन्ट्रैक्ट को लेबर एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट का नाम दिया जाता है। फिर तमाम यूनियन के मेंबर से जो पार्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने कर लिया, अप्रूव करवाना उनसे बहुत ज़रूरी होता है। कलेक्टिव बार्गेनिंग एक कंटिन्यूस और डायनामिक प्रोसेस होता है। अगर नेक्स्ट राउंड होगा नेगोशिएशन का तो नॉर्मली जब कॉन्ट्रैक्ट को रेटिफाई किया था उसी मोमेंट से स्टार्ट होगा, उसी प्रोसेस को स्टार्ट करेंगे। ये तो था कलेक्टिव बार्गेनिंग का टॉपिक। अब एक और छोटा सा टॉपिक हम करते हैं, वो है कन्फ्लिक्ट। कन्फ्लिक्ट बेसिकली क्या है? ये प्रोसेस होता है जिसमें एक पार्टी को ये लगता है या वो परसीव करती है कि जो उसका इंटरेस्ट है उसको अफेक्ट किया है नेगेटिवली या अपोज किया है किसी दूसरी पार्टी ने। इसको अगर हम एक और तरह से डिफाइन करें, नॉर्मली कन्फ्लिक्ट क्या है? जब लोग किसी पार्टिकुलर मैटर या इशू पे डिसएग्री कर रहे होते हैं, क्योंकि हमने कहा हर इंसान की ओपिनियन दूसरे से डिफरेंट होती है। तो जब वो डिसएग्री करते हैं किसी पार्टिकुलर इशू पे, तो वो उन पार्टिकुलर पार्टीज के दरमियान फ्रिक्शन क्रिएट कर देता है, रेजिस्टेंस क्रिएट हो जाती है नॉर्मली उन पार्टीज के दरमियान। हम ये अगर कहें कि ऑर्गेनाइजेशन में, क्योंकि देखो डिफरेंट लोग काम कर रहे होते हैं, हर एक का डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू होता है, डिफरेंट इंटरेस्ट होता है, परसेप्शन डिफरेंट होती है, नॉर्मली फीलिंग डिफरेंट होती है। जब एक शख्स या एम्प्लॉय की दूसरे एम्प्लॉय के साथ रिसेप्शन या पॉइंट ऑफ व्यू मैच नहीं करता या इंटरेस्ट डिफरेंट आ जाते हैं, तो नॉर्मली वो क्या करते हैं, हर एक की ये कोशिश होती है कि मेरा पॉइंट ऑफ व्यू अचीव हो, मैं अपने गोल्स अचीव कर लूँ, और दूसरा जो पर्सन है उसके गोल्स ना अचीव हो पाए। तो हमने कहा ये उनके दरमियान डिफरेंस पैदा कर देगी, फ्रिक्शन क्रिएट कर देगी, क्योंकि हर शख्स अपने गोल पे, अपने ऑब्जेक्टिव पे फोकस करेगा। जिन पॉइंट्स पे वो डिसएग्री कर रहे हैं दूसरे के साथ, उनके परसेप्शन डिफरेंट आ रही है, फीलिंग डिफरेंट आ रही है, इंटरेस्ट डिफरेंट आ रही है, तो वो एक दूसरे की टांग खींच नॉर्मली स्टार्ट कर देते हैं लोग ऑर्गेनाइजेशन में। वो कहते हैं कि अगर मेरे गोल अचीव नहीं हो रहे, इसके भी ना ही हो तो अच्छा है। ये तो था कि किसी पार्टिकुलर पर्सन में जब कन्फ्लिक्ट होता है। ऑर्गेनाइजेशनल कन्फ्लिक्ट क्या है? नॉर्मली जब हमने कहा जो ऑर्गेनाइजेशन में स्टेक होल्डर हैं, जो इंटरेस्टेड होते हैं, इंटरेस्टेड पार्टीज नॉर्मली जो ऑर्गेनाइजेशन होते हैं उनको स्टेक होल्डर्स कहते हैं। जब वो प्रेशर एक्सर्ट करते हैं या वो कंसीडर करते हैं अपने इंटरेस्ट को किसी दूसरी पार्टी या स्टेक होल्डर के इंटरेस्ट पे, यानी अपना इंटरेस्ट वो इम्पोर्टेंट रखते हैं, दूसरे के इंटरेस्ट को वो कंसिडर ही नहीं करते या उसे लेट डाउन कर देते हैं, अपने इंटरेस्ट को फोकस कर रहे होते हैं। तो हमने कहा फिर ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पर कन्फ्लिक्ट अकर होता है। नॉर्मली कन्फ्लिक्ट कहा जाता है कि पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। नॉर्मली जो इसके साथ नेगेटिव इमेज एसोसिएटेड होता है, लोग एंग्री होते हैं, एक दूसरे के साथ वायलेंट रिएक्शन क्रिएट कर रहे होते हैं, लेकिन कुछ कन्फ्लिक्ट इफेक्टिवनेस को इम्प्रूव भी करते हैं, यानी पॉजिटिव भी होते हैं। कन्फ्लिक्ट की अगर एवेल्यूएशन की बात करें या डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से डिफाइन करने की बात करें, तो ट्रेडिशनल व्यू कहता है कि कन्फ्लिक्ट क्या है? बेसिकली प्रोसेस है जहाँ पे लोग डिसएग्री कर रहे होते हैं एक दूसरे से डिफरेंट मैटर्स पे और इनके दरमियान फ्रिक्शन क्रिएट कर रहा होता है। इनके अकॉर्डिंगली कन्फ्लिक्ट ऑर्गेनाइजेशन के लिए हार्मफुल होता है, क्योंकि लोग उन गोल्स पे फोकस कर रहे होते हैं या स्ट्रगल कर रहे होते हैं जो इनकम्पैटिबल होते हैं। तो ये बेसिकली वेस्टेज ऑफ टाइम और एनर्जी होता है और उसका कोई प्रोडक्ट भी फ़ायदा नहीं होता। इंटरेक्शनिस्ट व्यू पॉइंट कहता है कि कन्फ्लिक्ट अगर बेस कर रहा है इश्यूज़ पे, पर्सनैलिटी पे बेस नहीं कर रहा, तो ये प्रॉब्लम सॉल्विंग और क्रिएटिविटी को इंक्रीज़ करता है, इन्हांस करता है नॉर्मली। क्योंकि जब आप पर्सनली तौर पे किसी के साथ नहीं कर रहे, उसकी पर्सनैलिटी के रेफरेंस से आपको कन्फ्लिक्ट नहीं है, सिर्फ पार्टिकुलर इशू से रिलेटेड है, तो हमने कहा जब उस पर ओपन डिस्कशन होंगे, अपने डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू देंगे, तो उस पार्टिकुलर इशू को सॉल्व करने के अल्टरनेट वेज मिलेंगे।
जो क्रिएटिविटी को इन्हांस कर रहे होंगे। इनके अकॉर्डिंगली कन्फ्लिक्ट बेसिकली मोटिवेशन को इंक्रीज कर रहा होता है, लोगों को एनर्जाइज कर रहा होता है, क्योंकि एक पर्टिकुलर टास्क पे उनका क्योंकि कन्फ्लिक्ट होता है और वो उससे रिलेटेड डिफरेंट अल्टरनेट अप्रोचेस दे रहे होते हैं, डिफरेंट सॉल्यूशंस दे रहे होते हैं, वो एनर्जी क्रिएट कर रहा होता है। हर शख्स को ये होता है कि मैं ज़्यादा अच्छा सोल्यूशन पेश करूँ पार्टिकुलर प्रॉब्लम को, इशू को सॉल्व करने का, जो क्रिएटिविटी को बेसिकली इन्हांस कर रहा होता है। ह्यूमन रिलेशन व्यू कहता है कि कन्फ्लिक्ट एक नॉर्मल चीज़ है और हमें एक्सेप्ट करनी चाहिए, क्योंकि हर इंसान दूसरे इंसान से डिफरेंट होता है, उसका व्यू पॉइंट डिफरेंट होता है, तो हमने कहा ये नॉर्मल है, नेचुरल है। ये व्यू कहता है कि आप इस चीज़ को एक्सेप्ट करो। अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि आइदर कन्फ्लिक्ट गुड है कि बैड है, आइदर पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, इसके क्या है जो इफेक्ट आएंगे। नॉर्मली कन्फ्लिक्ट के दोनों ही इफेक्ट हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं। पॉजिटिव इफेक्ट क्या हो सकते हैं कि हमने कहा अगर वो किसी पार्टिकुलर इशू से रिलेटेड कन्फ्लिक्ट है कि लोगों को मोटिवेटेड होंगे कि बेटर सोल्यूशन लेके आए, कंपटीशन लोगों में बढ़ेगा और क्रिएटिविटी इंक्रीज होगी बेसिकली। नेगेटिव साइड पे इसके क्या इम्पैक्ट होते हैं, लोग कॉमन गोल्स पे फोकस नहीं करते, वो सिर्फ क्या करते हैं कि हर शख्स इस चीज़ पे फोकस करता है कि मेरा अच्छा हो, जो मैंने परसेप्शन दी है वो ज़्यादा बेटर है, वो ज़्यादा अच्छी है जो मैं सोल्यूशन दे रहा हूँ। वो कॉमन गोल्स को छोड़ देते हैं, वो सिर्फ एज ए इंडिविजुअल विन करने की कोशिश करते हैं किसी भी कोस्ट पे, चाहे ऑर्गेनाइजेशन को नुकसान हो या जो भी हो, जिसकी वजह से एम्प्लॉय के दरमियान कॉर्पोरेशन कम हो जाता है, वो मिलकर काम करने वाली जो सलाहियत होती है वो कम होना स्टार्ट हो जाती है। अब हमने कहा कन्फ्लिक्ट, जो शख्स तो कन्फ्लिक्ट जीत गया उसका तो मोरल ऑब्वियसली हाई हो जाएगा, लेकिन जो कन्फ्लिक्ट हार गया या लूज कर जाता है वो उसका मोरल कम होता है, वो डीमोरलाइज हो जाता है, उसकी मोटिवेशन कम हो जाती है। वो अब जिसके साथ उसका कन्फ्लिक्ट था उन दोनों के दरमियान लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप डेवलप नहीं हो पाते, और ऑब्वियसली काम तो उन्होंने उसी पार्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में ही करना है, तो क्या होगा उनके दरमियान एक कंपटीशन की, नेगेटिव कंपटीशन की इन्वायरमेंट क्रिएट हो जाएगी जो उनकी परफॉर्मेंस को भी इफेक्ट करेगी और अल्टीमेटली ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस को भी खराब कर रही होगी। टाइप और लेवल ऑफ कन्फ्लिक्ट की बात करें तो नॉर्मली 4 लेवल के कन्फ्लिक्ट होते हैं। सबसे पहला है इंटर ग्रुप कन्फ्लिक्ट। ये कन्फ्लिक्ट नॉर्मली जब विद इन द ऑर्गेनाइजेशन ग्रुप एंड आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन ग्रुप के दरमियान वो इशू पर डिसएग्री होते हैं, तो उस लेवल पे जो कन्फ्लिक्ट अकर होता है उसे इंटर ग्रुप कन्फ्लिक्ट कहते हैं। इंटरपर्सनल कन्फ्लिक्ट नॉर्मली तब अकर होता है जब लोगों के गोल्स, उनकी वैल्यूज, उनका स्टाइल्स डिफरेंट हो। वो लोग जिन्होंने आपस में इंटरेक्ट करना है उनके गोल्स डिफरेंट हो, उनकी वैल्यूज डिफरेंट हो, उनके स्टाइल डिफरेंट हो काम करने का, तो ये कन्फ्लिक्ट तब अकर होता है। इंट्रा ग्रुप कन्फ्लिक्ट नॉर्मली अकर होता है विद इन अ ग्रुप। एक ग्रुप के अंदर जब लोग काम कर रहे हो, उनके अगर गोल्स डिफरेंट है और उनका काम करने का तरीका, प्रोसीजर डिफरेंट है, तो हमने कहा फिर कन्फ्लिक्ट अराइज होगा उनके दरमियान। इंट्रा पर्सनल कन्फ्लिक्ट नॉर्मली अकर होता है कि जब किसी पर्सन की उसका इंटरनल नॉर्मली ये कन्फ्लिक्ट होता है, उसके गोल्स डिफरेंट है, उसकी वैल्यूज डिफरेंट है और जो वो रोल्स प्ले कर रहा है वो डिफरेंट है, तो नॉर्मली ये तब अकर होगा। ये 2 लेवल पे अकर होता है ऑर्गेनाइजेशन में, हॉरिजॉन्टल लेवल पे और वर्टिकल लेवल पे। हॉरिजॉन्टल कन्फ्लिक्ट कब अकर होगा जब 2 डिपार्टमेंट या ग्रुप जो सेम लेवल पे काम कर रहे हैं अगर उनके दरमियान कन्फ्लिक्ट अराइज होगा तो वो हॉरिजॉन्टल कन्फ्लिक्ट होगा। वर्टिकल कन्फ्लिक्ट डिफरेंट ग्रुप्स के दरमियान और डिफरेंट डिपार्टमेंट के दरमियान जो डिफरेंट लेवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन पे काम कर रहे हैं ये उनके दरमियान अकर होगा। टाइप्स की बात करें तो नॉर्मली 3 तरह का कन्फ्लिक्ट होता है। सबसे पहले है टास्क कन्फ्लिक्ट। नॉर्मली ये कंटेंट एंड गोल्स ऑफ द वर्क पे होता है, जो काम उन्होंने करना है और कंटेंट क्या उससे रिलेटेड होगा। रिलेशनशिप कन्फ्लिक्ट ये इंटरपर्सनल रिलेशनशिप पे डिपेंड कर रहा होता है। नॉर्मली लोगों के अपने दरमियान रिलेशनशिप पर्सनली जो उनके साथ किसी पार्टिकुलर पर्सन के साथ कन्फ्लिक्ट है वो रिलेशनल कन्फ्लिक्ट होगा। प्रोसेस कन्फ्लिक्ट नॉर्मली काम कैसे परफॉर्म किया जाएगा, हर शख्स का काम करने का प्रोसीजर डिफरेंट होता है, तो अगर प्रोसेस पे प्रोसीजर्स पे कन्फ्लिक्ट अराइज हो रहा है तो वो प्रोसेस कन्फ्लिक्ट होगा। अब हमने कहा ऑर्गेनाइजेशन में कन्फ्लिक्ट ऑब्वियसली हर वक्त डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन में अराइज होता रहेगा, तो मैनेजर इनको कैसे डील करते हैं इन कन्फ्लिक्ट को डिफरेंट वेज यूज़ करते हैं। या तो मैनेजर नॉर्मली उनको अवॉइड करते हैं, प्रिवेंट करते हैं, रिड्यूस करने की कोशिश करते हैं लेवल ऑफ कन्फ्लिक्ट को,
डिफरेंट अप्रोचेज यूज़ की जाती हैं। एक बिहेवियर अप्रोच यूज़ की जाती है जिसमें नॉर्मली उस बिहेवियर पे फोकस किया जा रहा होता है जिसकी वजह से वो कन्फ्लिक्ट अराइज हुआ है। दूसरी अप्रोच यूज़ की जाती है वो है एटीट्यूडनल अप्रोच। इसमें नॉर्मली कन्फ्लिक्ट की रूट या काज को फाइंड आउट करने की कोशिश की जाती है, चाहे वो काज कोई इमोशंस हो सकती है, कोई पर्सन के बिलीव्स हो सकते हैं या बिहेवियर हो सकता है, वो सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। बिहेवियर में सिर्फ बिहेवियर पर फोकस कर रहे होते हैं, इसमें आप काज या रूट आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहे होते हैं। इस तरह मैनेजर कन्फ्लिक्ट को हैंडल करते हैं, मैनेज करते हैं। स्टूडेंट, ये था आज का लेक्चर। उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी। अगर कोई भी इशू आप ग्रुप में पूछ सकते हैं। आपका सिलेबस सारा कंप्लीट हो गया हुआ है। थैंक यू सो मच।